ये एक ऐसा बिजनेस है जो हमारे सामने होते हुए भी हमें दिखता नहीं है। हम लोग इतनी बात करते हैं म्यूचुअल फंड्स की, इतनी सारी रील्स बनती है, इतने सारे वीडियोस बनते हैं, है ना? हमने हमेशा उसको एज एन इन्वेस्टमेंट टूल समझने की कोशिश करी है, बट कभी भी उसको एज अ बिजनेस नहीं समझा। हमने ये जानने की कोशिश नहीं करी कि म्यूचुअल फंड का जो बिजनेस है, उस बिजनेस का मॉडल क्या है, कंपनी का स्ट्रक्चर क्या है, कंपनी कैसे पैसे बना रही है, कंपनी जिस इंडस्ट्री में ऑपरेट कर रही है वो इंडस्ट्री का स्ट्रक्चर क्या है, उसमें क्या की रेगुलेशंस हैं, क्या की रिस्क है, क्या की ट्रेंड्स हैं, जो नए ट्रेंड्स इमर्ज हो रहे हैं, कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप कैसा है। ओवरऑल ये बिजनेस को बहुत इग्नोर कर दिया जाता है। आज हम ये सब चीज़ें जानेंगे हमारे इस वीकली बाजार टॉक के सेशन में। आप मेरे साथ बने रहिएगा आखिरी तक। मैं पार्थ वर्मा एंड वेलकम टू द वैल्यूएशन स्कूल चैनल। आपने अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। फटाफट हम शुरू करते हैं। बिफोर आई स्टार्ट, आई जस्ट वॉन्ट टू मेक सम डिस्क्लेमर। ये क्या है आप वीडियो रोक के पढ़ लीजिएगा, ठीक है? नाउ अंडरस्टैंड वाई एएमसी सेक्टर, क्यों एएमसी सेक्टर डिसाइड करा, है ना? कोई भी दूसरे 50 सेक्टर है जो कवर नहीं करें, वो कर लेते हैं। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है, मेरा पर्सनल बायस है कि अगले 10 सालों में इंडिया में पर्सनल फाइनेंस स्पेस फट जाएगी बहुत बुरी तरीके से। और उसका सबसे बड़ा रीज़न है दैट अफ्लुएंट इंडिया जो है ना, उसका ग्रोथ बहुत तेज़ी से हो रहा है। अगर आप किसी पैसे वाले हाथ, किसी पढ़े लिखे आदमी के हाथ में पैसा दे दोगे, समझ रहे हो, तो वो कंफ्यूज है कि उस पैसे के साथ क्या करना है। ही नीड समबडी टू सपोर्ट हिम। लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताता हूँ तो रिसेंटली देयर इज समबडी, वाया वाया मेरे को कॉल करा उसने। 21 ईयर ओल्ड, रिसेंटली ग्रेजुएटेड फ्रॉम आईआईटी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, ठीक है? एंड माइक्रोसॉफ्ट में काम करता है। हर महीने 5 लाख रुपए गिर रहा है उसके अकाउंट में सैलरी का। उसको क्लू नहीं है क्या करना। उसने फ़ोन लगाया, भैया मेरे को बता दो कौन से म्यूचुअल फंड्स में डालूं। आई हैव नॉट एडवाइज्ड हिम, बट रादर मैंने उसको ये एडवाइस करा कि ब्रो अगर तेरे पास इतना पैसा आ रहा है हर महीने, तो आई थिंक कि तेरे को 4 लाख रुपए के आसपास सेव करना चाहिए मिनिमम, अगर तू लैविश लाइफ, बिकॉज यू आर अलोन। 1 लाख रुपए बहुत होता है ब्रो महीने का 21 साल के लड़के के लिए, मतलब बहुत ही ज़्यादा होता है। आप टॉप 1% में जी रहे हो 1 लाख रुपए महीने से, आपको समझना पड़ेगी ये चीज़, ठीक है? तो 4 लाख रुपए तो इन्वेस्ट कर, बट इन्वेस्ट इट थ्रू अ सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर, एंड आई हैव गाइडेड हिम टू समवन आई नो पर्सनली कि भाई तू उनकी मदद ले ले, ही चार्ज सम फीस बट ही गाइड यू इन राइट। में बोले हाँ मेरे को ऐसे ही चाहिए। तो बोलता है मेरा 30 तक। मैंने बोला वो पूरी जिंदगी गाइड करेगा तेरे को, कोई दिक्कत नहीं है। बिकॉज यार हर आदमी को फाइनेंशियल मार्केट्स थोड़ी ना समझना है, हम ये चीज अंडर एस्टिमेट कर जाते हैं। तो एज अ फाइनेंस स्टूडेंट मेरे लिए समझना बहुत जरूरी है कि एएमसी कितना बड़ा फैक्टर है, क्या ग्रोथ फैक्टर्स है, क्यों बोल रहे हो आपकी फटेगा बहुत बुरा। सबसे पहली चीज तो पर कैपिटा इनकम इंक्रीज हो रही है यार, लोग ज्यादा कमा रहे हैं। आप मजदूर की ले लो, आज से 5-7 साल पहले मजदूरी 300 रुपये रोज हुआ करती थी, आज 700 रुपये रोज है भाई, 1000 रुपये रोज है, ठीक है? आप इंक्रीज मिडिल फोर्स एंड इन मिडिल, मतलब इसको डेमोग्राफिक डिविडेंड बोलते हैं, है ना? कि आपकी मेजॉरिटी पॉपुलेशन अब वर्किंग पॉपुलेशन में आ रही है, 18 to 65 ईयर्स की एज के बीच में, 67 ईयर्स की एज के बीच में। रेगुलेशंस ने बहुत इजी कर दिया इन्वेस्टमेंट करना, चिट्ठी पत्री कम हो गई है, समझ रहे हो? हाउस होल्ड इनकम्स बढ़ रही हैं, एक घर में मल्टीपल लोग हैं जो कमा रहे हैं, समझना। फिनेंशियलाइजेशन ऑफ सेविंग, मतलब सेविंग को एक ट्रेंड बना दिया गया है। आप समझ रहे हो, ये बहुत अच्छा ट्रेंड है। अगर फिन इन्फ्लुएंसर्स ने मिलके एक ट्रेंड जगा दिया कि यार अगर कोई व्यक्ति सेविंग नहीं करेगा तो वो टैबू है उसके लिए, वो क्या बोलेगा अपने दोस्तों को, समझ रहे हो आप? एडवर्टीजमेंट्स के थ्रू मल्टीपल चीजें हुई हैं। प्रोडक्ट इनोवेशन इन्होंने कितना आसान कर दिया यार। आप आज और मैं, आप और मैं अभी एक फोन लेके बैठे हैं, ठीक है? और उस फोन पे हम लोग 5 मिनट के अंदर अंदर एसआईपी में इन्वेस्ट कर सकते हैं यार, विद इन 5 मिनट्स, नॉट मोर देन दैट। 5 मिनट लगेंगे, बैंक से पैसा कट जाएगा और तेरा एसआईपी शुरू हो जाएगा, समझ रहे हो? जब भी तू डेट डालता है, तो इट इज सो इजी। प्रोडक्ट इनोवेटिव बना दिए, है ना? म्यूचुअल फंड्स में मल्टीपल कैटेगरीज दे दी हैं, स्कीम्स दे दिए, डिफेंस फंड, ये फंड, थीमेटिक फंड्स बना दिए, ऑप्शन ज्यादा दे रहे हो, बूफे बढ़ा रहे हो आप अपना। एक असेट मैनेजमेंट कंपनी का स्ट्रक्चर क्या होता है सर, वो समझना। मतलब नेट नेट में ये समझाना चाह रहा हूं कि अगर आपको आपकी खुद का म्यूचुअल फंड खोलना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, बहुत ब्रॉडर लेवल पे समझते हैं। देखो, सबसे पहले एक फंड का स्पॉन्सर होगा। फंड का स्पॉन्सर मतलब अगुआ, जो सारी जिम्मेदारी लेगा, शुरुआत की सारा काम मैं करता हूं, ठीक है? मैं स्पॉन्सर कर रहा हूं इस म्यूचुअल फंड को, ठीक है?
वो सेबी के पास जाएगा, सेबी से अप्रूवल लेगा कि देखो जी मैंने आपकी सारी कंडीशन अप्रूव कर दी है, ठीक है, और हमारा ये स्ट्रक्चर है। सेबी पूछेगी क्या स्ट्रक्चर है वो समझाओ। तो बोलेगा देखो हमने दो अलग अलग एंटिटीज बनाई हैं, एक हमने ट्रस्ट बनाया है, ठीक है, और एक हमने बनाया है असेट मैनेजमेंट कंपनी। जो, ध्यान से समझना, जो हमारे इन्वेस्टर्स रहेंगे बहुत सारे, उनका जो पैसा होगा वो ट्रस्ट में ट्रांसफर होगा। ये सब चीजें एक साथ होती है इसलिए दिखती नहीं है, समझना। एंड ये जो ट्रस्ट का पैसा है ना, ये एक असेट मैनेजमेंट कंपनी है जो मैनेज करेगी। मतलब वो इस ट्रस्ट के पैसे से शेयर्स खरीदेगी। वो जो शेयर्स होंगे वो एक कस्टोडियन के पास होंगे, CDSL NSDL, वहां पर पड़े होंगे, समझना। इस असेट मैनेजमेंट कंपनी में ऑपरेशंस डिपार्टमेंट भी होगा, जिसके अंदर फंड मैनेजमेंट होता होगा, जिसमें सेल्स मार्केटिंग होता होगा, जिसमें कोर ऑपरेशंस होता होगा, SIP चालू करनी है, बंद करनी है, विड्रॉवल देना है, नया अकाउंट खोलना है, वॉट एवर इट इज, ठीक है, कंप्लायंस रिक्वायरमेंट्स है, ठीक है। और AMC के अंदर एक होता है रिटर्निंग एजेंट, जो इन्वेस्टर सर्विसेज करता है। आपने नाम सुना होगा कार्वी, CAMS, समझना। ये एक पूरा का पूरा म्यूचुअल फंड का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। ऐसी एक असेट मैनेजमेंट कंपनी दिखती है, ऐसा एक असेट मैनेजमेंट बिजनेस दिखता है, ठीक है। ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को खत्म करने के लिए ट्रस्टी को लाया गया है बीच में, कि पैसा असेट मैनेजमेंट कंपनी का नहीं है, वो सिर्फ मैनेज कर रही है असेट को, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो AMCs क्या करती हैं जी? AMCs का काम क्या है? उनका काम ये है कि वो मल्टीपल स्कीम्स लेके आए, ग्रोथ फंड, लार्ज फंड, स्मॉल फंड, मिड कैप फंड, ये फंड वो फंड, और उनको मेंटेन करें। उसमें लोग उस फंड को पॉपुलर करें, लोग ज्यादा से ज्यादा उसमें पैसा लगाएं। जैसे मान लो अगर किसी फंड में 1,000 करोड़ रुपया लगा हुआ है, ठीक है, और उस फंड का एक्सपेंस रेशो जो है, टोटल एक्सपेंस रेशो, वो 1% है, तो इसका क्या ये मतलब है क्या कि इस फंड से AUM ने 10 करोड़ रुपए का टॉप लाइन रेवेन्यू जनरेट किया है ना? तो मुझे अगर मेरा रेवेन्यू बढ़ाना है तो कैसे बढ़ा सकता हूं? नंबर वन, दो चीजें, ज्यादा से ज्यादा AUM लगाएं, मतलब मेरी बहुत सारी स्कीम्स में लोग ज्यादा पैसा लगाएं, या फिर मैं एक्सपेंस रेशो बढ़ा दूं तो ये नंबर बढ़ जाएगा। एक्सपेंस रेशो बढ़ाना थोड़ा डिफिकल्ट है। कारण क्या होता है, जैसे कोई म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशो बढ़ेगा, क्या फर्दर एनालिसिस करने वाले कुछ वो चीज बहुत डिफिकल्ट लगती है कि अरे यार मजा नहीं आ रहा है। तो AUM की ग्रोथ तो करनी है, बट AUM की ग्रोथ अब क्या नंबर ऑफ स्कीम्स बढ़ा के करनी है, बूफे लगा के करनी है? बूफे लगा के करनी है, समझिए। तो एक चीज और, तो यहां पर इनका फोकस हमेशा ही रहता है। आप देखो ना, एक किसी भी म्यूचुअल फंड की HDFC उठा के देखो, कितनी स्कीम्स हैं उसकी। ग्रोथ स्कीम, ये स्कीम, मतलब ग्रोथ तो चलो वो तो ठीक है, वेरिएशन एक सिंगल स्कीम का, बट देर आर मल्टीपल थीम्स, मल्टीपल बॉन्ड, शॉर्ट टर्म बॉन्ड, लॉन्ग टर्म बॉन्ड, ये बॉन्ड, मनी मार्केट, लिक्विड बॉन्ड, गोल्ड, सिल्वर, सब आ जाएगा, बिटकॉइन आ रहा है, क्रिप्टो आ रहा है, समझना। और AMC सिर्फ म्यूचुअल फंड का काम नहीं करेगी भाई। AMC अगर चाहे तो PMS भी कर सकती है, AMC अगर चाहे तो AIF भी कर सकती है, ग्लोबल इन्वेस्टर्स को भी केटर कर सकती है। मतलब क्वांट अपना PMS भी खोल सकता है, सेबी से अप्रूवल ले लो, जो करना है करो, कोई दिक्कत ही नहीं है, इंडिविजुअल अप्रूवल लगती है ना। हमको समझना है कि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री, AMC, इसके ग्रोथ ट्रिगर्स क्या है, ऐसा क्या है जो ट्रिगर करने की कोशिश कर रहा है इंडिया में इस समय। तो उसके लिए मैं एक रेशो आपको पहले समझाना चाहता हूं, AUM टू GDP। हमारे देश का जो भी GDP है, जितना भी GDP है, 3 पॉइंट समथिंग समथिंग ट्रिलियन डॉलर्स, समझना। और हमारे देश में जितना भी पैसा म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टेड है, ऑल म्यूचुअल फंड मनी, इसका रेशो है वो। अगर ये 100% है तो GDP के बराबर का पैसा लोगों ने इन्वेस्ट करके रखा हुआ है म्यूचुअल फंड्स में। इंडिया में ये कितना है? 18.2%। समझना। चाइना में कितना है? 22%। इटली में कितना है? 13%। अर्जेंटीना में कितना है? 8%। आपको एक चीज कॉमन लग रही, कोरिया में कितना है? 40%। क्या सारी की सारी कल्चरल कंट्रीज में, जिनका अपना खुद का कोई कल्चर है, उन सारी कंट्रीज के अंदर यहां पर पार्टिसिपेशन लो दिख रहा है क्या? इंडिया में तो लो दिख ही रहा है, आप ऊपर बढ़ते जाओ देखो। जापान इज एन एक्सेप्शन डेफिनेटली।
ब्राजील इज एन एक्सेप्शन। बट आप जहां पर देखोगे यूएसए 131, मतलब सर यूएसए की जितनी जीडीपी है ना उसका 1.31x इन्होंने म्यूचुअल फंड्स में डाला हुआ है, एक साल में जितना जीडीपी क्रिएट होता है। तो हमारे पास क्या रूम ऑफ ग्रोथ बहुत बड़ा है क्या? अगर ये रेशो किसी देश का ज्यादा है मतलब उसके फाइनेंशियल मार्केट्स बहुत मेच्योर्ड और सैचुरेटेड है। सभी लोग अगर किसी जगह पर हैं तो सैचुरेट हो गया ना वो। इंडिया का कितना है? मात्र 18%, मात्र 18%, राइट? इट इज वेरी लेस। एयूएम का ग्रोथ देखो आप, अगर मैं देखता हूं पिछले 10 सालों में एयूएम 6 गुना हुआ है भाई, 6x लास्ट 10 ईयर्स के अंदर, राइट? 2014 से 2024 में हमारा जो अभी क्लोजिंग एयूएम है वो 64 पे, 65 की जगह ट्रिलियन रुपीस। तो ये जो ग्रोथ आई है आपके एयूएम के अंदर, दैट इज अमेजिंग। अच्छा, इसके अंदर भी क्या होता है पता है? मेजॉरिटी 58% ऑफ द एयूएम इज इक्विटी ओरिएंटेड। सर ये क्यों बताया? जो एयूएम है ना उस पे एक्सपेंस रेशो चार्ज होता है और वही मेरा रेवेन्यू बनता है। तो हर तरह के म्यूचुअल फंड की सेम फीस थोड़ी ना होती है। क्या इक्विटी म्यूचुअल फंड्स की फीस ज्यादा होंगी एज कंपेयर टू डेट से? बिल्कुल। डेट को मैनेज करना इजी है। डेट पे 1% ले लूंगा तो आदमी खाएगा क्या भाई? 4% पे साल पे तो पैसा चला के रख रहा है वो, 1% तू ले लेगा क्या? 25% फीस। समझना। क्या पैसिव फंड्स जो होते हैं जिनको इंडेक्स फंड्स बोलते हैं उनकी फीस बहुत कम होती है। आपको करना क्या है जी? निफ्टी 50 को रेप्लिकेट ही तो करना है, कर दो। नंबर ऑफ म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियोज बढ़े। पहले 98 मिलियन थे, 9 करोड़ के आसपास थे 2021 में। और पिछले 5 साल में 9 करोड़ के आसपास पोर्टफोलियोज थे, 10 करोड़ ले लो आप इसको, वहां से बढ़ के 23.5 करोड़ में। सर ये पोर्टफोलियो क्या होता है? आप है ना एक ही स्कीम में मल्टीपल फोलियोज लगा सकते हो। मतलब जैसे कि से फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल लेके समझा रहा हूं। पराग पारेख का मेरा फ्लेक्सी कैप फंड है से फॉर एग्जाम्पल, तो मैंने है ना इसकी एसआईपी लगा रखी है। एसआईपी लगा रखी है तो मैंने 3 अलग अलग एसआईपी लगा रखी है। से फॉर एग्जाम्पल एक महीने में 10K, 10K, 10K। मेरे को 30K की लगानी थी, मैंने बोला क्यों लगाऊं 30K की, इसको भी डाइवर्सिफाई कर देता हूं। मैंने क्या करा, मैंने पराग पारेख को इंस्ट्रक्शन दिया कि मेरे को लगाना तो तुम्हारी स्कीम में ही है, बट ये जो एसआईपी है ना इसकी अकाउंटिंग अलग करो, इसकी अकाउंटिंग अलग करो और इसकी अकाउंटिंग अलग करो, ताकि मेरे को समझ में आए कि मंथ की शुरुआत में जो एसआईपी स्टार्ट करी थी, मिड में जो लगाई थी और एंड में जो लगाई थी, उनके रिजल्ट्स में क्या डिफरेंस आ रहा है ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो वो क्या बोलेगा पता है? एक ही तरीका है जी, फोलियो नंबर अलग अलग कर देते हैं। ये होते हैं फोलियो नंबर। एक आदमी के क्या मल्टीपल फोलियोज हो सकते हैं? एक ही सिंगल स्क्रीन में हो सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। वो तेजी से बढ़े। और यूनिक इन्वेस्टर्स जो है ना वो 5 करोड़ हैं। आप मेरी बात समझ रहे हो? यूनिक इन्वेस्टर 5 करोड़ हुए हैं बढ़ के, लेकिन फोलियो बढ़ के 23 हुए। मतलब ऑन एन एवरेज हर आदमी का क्या 4 पोर्टफोलियोज, 4 अलग अलग फोलियोज हैं उसके, हैं 4 फंड्स में पैसा लगा के रखा है ऑन एन एवरेज। ये डाइवर्सिफिकेशन है। अगर आप फोलियो टू यूनिक इन्वेस्टर का रेशियो देख लोगे तो आपको कंसेंट्रेशन और डाइवर्सिफिकेशन समझ में आ जाएगा। ठीक है, 5 करोड़ भी यूनिक इन्वेस्टर हैं, ये भी सिर्फ 4% है भाई अपनी टोटल पॉपुलेशन का भी। तो बहुत बड़ा, बहुत ही बड़ा स्कोप है, बहुत बड़ा मैदान है फतेह करने के लिए। क्या डिफरेंस है फोलियो और यूनिक इन्वेस्टर्स में? जो मैंने आपको बताया, फोलियो क्या होता है? यूनिक नंबर होता है जो असाइन कर दिया जाता है आपकी होल्डिंग्स को, दैट्स इट। ये एक अलग इंडिविजुअल एंटिटी है जो इन्वेस्ट कर रही है। क्वांटिटी पर पर्सन कितनी भी हो सकती है, अनलिमिटेड जा सकती है, डिपेंडिंग ऑन द प्लेटफॉर्म और डिटेल जैसा आपको चाहिए। ये एक ही होगा ना, समझ रहे हो? ये एएमसी स्पेसिफिक होता है, ये पैन नंबर बेस्ड पे निकलता है यूनिक पोर्ट नंबर कौन है। एक इन्वेस्टर ने 5 फोलियोज में 3 अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के थ्रू इन्वेस्ट किया, तो इसको एक ही इन्वेस्टर काउंट करोगे आप। और पता है क्या हो रहा है? सबसे बड़ी ग्रोथ जो आती है ना, वो जो एयूएम का पोर्शन है उसमें जो सबसे बड़ी ग्रोथ आ रही है वो रिटेलर्स के थ्रू आ रही है। अगर आप देखते हो तो जो इंडिविजुअल रिटेलर एयूएम है वो 23.5% से ग्रो हो रहा है, और जो इंस्टीट्यूशनल एयूएम है वो 15% से ग्रो हो रहा है। सर इसमें क्या फंडा है?
फंडा ये सिंपल सी बात है, आपके पास ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करने के लिए तो क्या भाव ताव करने आ जाओगे? अगर मेरे मेरे पास आज 1,000 करोड़ रुपए हो तो मैं किसी भी म्यूचुअल फंड के फंड मैनेजर को मेरे सामने बिठा दूं यहाँ लाके कि मैं लगा रहा हूँ पैसा, बताओ क्या एक्सपेंस आधा कर देगा एक्सपेंस रेशो। मजाक थोड़ा ना कर रहा हूँ, एक झटके में चेक आ रहा है ना। मैं अगर उसको 5 साल 7 साल का लॉक इन दे दूं तो वो और कम कर देगा भाई, क्योंकि सर्टेनिटी ऑफ रेवेन्यू भी बढ़ रहा है, समझना। तो हम देख ही रहे हैं कि जो ब्लू कलर में आपको इंस्टीट्यूशनल दिख रहा है कितनी तेजी से बढ़ रहा है एज कंपेयर टू, सॉरी इंडिविजुअल्स कितनी तेजी से बढ़ रहा है एज कंपेयर टू द रेड इंस्टीट्यूशनल्स। अच्छा इसके बाद भी बताऊं, एस आई पी का इन्फ्लो मेंटेन्ड है। एस आई पी का इन्फ्लो मेंटेन्ड है मतलब FY24 से FY20 मतलब कोई बड़ा डिप नहीं आया है। डेफिनेटली FY26 जो चल रहा है अभी थोड़ा सा अनसर्टेनिटी है, बट मेरे हिसाब से रिकवर हो जाएगा बाय द टाइम। मतलब मेरे हिसाब से SIP के इन्फ्लोज वापस आना शुरू हो जाएंगे। मार्केट रिकवर होगा नहीं होगा कोई गारंटी नहीं दे सकते, ठीक है। बट मार्च 2025 में शायद 98% पे पहुंचा था SIP इन्फ्लो, मंथली SIP इन्फ्लो। समझना, नंबर ऑफ SIP अकाउंट्स इस समय 8 करोड़ है। इक्विटी सेगमेंट में सबसे ज्यादा अट्रैक्शन मिल रहा है, समझना। डेट सेगमेंट में पहले क्या होता था, इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलता था, एक टैक्सेशन का बेनिफिट मिलता है, वो भी खत्म कर दिया। तो डेट तो और अनअट्रैक्टिव हो गया है अब, समझ रहे हो। इसलिए आप देखोगे तो कोई बहुत बड़ी ग्रोथ नहीं आई थी यहां तक, 3 सालों तक ये अटका हुआ था यहां पर पूरी तरीके से। अप्रैल 23 से करा ना, तो ये तो पिछले साल ही बता दिया होगा कि करने वाले, 1 साल पहले। इन सब चीजों को अगर आप जोड़ते हो तो एक चीज समझ में आती है कि AUM की ग्रोथ बहुत सॉलिड है, ठीक है। कंटिन्यूस ग्रोथ के बावजूद भी पेनिट्रेशन बहुत लो है। मतलब यार एक टाइम आएगा, आप समझ नहीं रहे हो, जब फ्रेंजीनेस आएगी। जैसे लोगों को में दीवानगी आ गई ना, बिटकॉइन 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 बिटकॉइन, वैसे ही लोगों में दीवानगी आएगी म्यूचुअल फंड म्यूचुअल फंड म्यूचुअल फंड म्यूचुअल फंड। एंड इस समय सबसे अच्छी बात यह है कि जो रिटेल इन्वेस्टर है, जहां पर मेरा मार्जिन ज्यादा है, वहां से मेरा इंटरेस्ट बहुत ज्यादा आ रहा है। समझना, स्टेबिलिटी देगा मेरे को म्यूचुअल। अरे इंस्टीट्यूशन तो शॉर्ट टर्म के लिए पैसा पार्क कर सकता है आपके फंड में, डेट फंड्स के अंदर। इंस्टीट्यूशन इक्विटी में क्यों लगाएगा, वो तो खुद का ही म्यूचुअल फंड खोल लेता है भाई। 1,000 करोड़ रुपए में 500 करोड़ 100 करोड़ पे बिठा दूं यहाँ पर। नेगेटिव्स क्या है, जैसे जैसे रिटेल का शेयर बढ़ता है, क्या मेरी सर्विसिंग कॉस्ट बढ़ती जाएगी? उनको ऐप बनाना, मैं एजुकेट करना, सेलिंग करना, ये करना, मिस सेलिंग के कंसर्न्स बढ़ते हैं। कई लोग होते हैं जो बोलते हैं कि FD कराने आए थे जी, ELS यूलिप बेच दिया इसने, है ना, यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान बेच दिया। इनइक्वालिटी बहुत ज्यादा बढ़ी है इंडिया के अंदर, समझना। तो ग्रोथ टैप करना उस लेवल पे, जिस लेवल पे कोई दूसरी इंडस्ट्री बढ़ रही है जहां पर बिलियनर्स के फंड्स लगे हुए हैं, वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है। और क्या होता है पता है, ये सब जगह, खैर इसमें इंडिया की गलती नहीं है, जैसे ही मार्केट थोड़ा सा गिरता है लोग डिसकंटिन्यू करना शुरू कर देते हैं। ये हर्डल बन सकता है आगे। आप समझ नहीं रहे हो, 1 महीने की अगर SIP आपने डिसकंटिन्यू करी, 1 महीने की SIP अगर आपने बाउंस करी, तो उसके 20 साल बाद है ना, आपको परिणाम समझ में आएंगे कि लाखों रुपए से नीचे उतर गया, ठीक है। समझिए, इसमें दो चीजें, दो रेशोज है जो समझाने की कोशिश करूंगा मैं आपको। एक है SIP स्टॉपेज रेशो और एक है कंट्रीब्यूटिंग SIP रेशो। SIP स्टॉपेज रेशो किसी भी महीने का ये होगा कि इस महीने कितनी कितने लोगों ने अपनी SIP बंद करी। तो जी 20 लोगों ने अपनी SIP बंद करी। और कितने लोगों ने नई SIP शुरू करी? तो जी बोले 10 लोगों ने नई SIP शुरू करी। तो मेरा स्टॉपेज रेशो हो गया 2 का। मुझे एक बात बताओ, ये रेशो जितना कम रहे उतना अच्छा है ना। जितनी ज्यादा नई SIP रजिस्टर्ड हो और जितनी कम SIP डिसकंटिन्यूड हो उतना अच्छा है। न्यूमरेटर जितना छोटा हो, डिनोमिनेटर जितना बड़ा हो। और कंट्रीब्यूटिंग रेशो क्या है? कंट्रीब्यूटिंग रेशो मतलब नंबर ऑफ SIPs कंट्रीब्यूटिंग फंड्स। ऐसे म्यूचुअल फंड जो जिनमें रेगुलर बेसिस पे SIP आ रही है, ऐसे फोलियोज जिनमें रेगुलर बेसिस पे SIPs आ रही हैं, डिवाइडेड बाय टोटल एक्टिव SIP फोलियोज। मतलब अगर मेरे टोटल एक्टिव SIP फोलियोज, मतलब जिनमें पैसा पड़ा हुआ है, वो 1 लाख है, और नंबर ऑफ SIPs contributing to the funds to the folios
वो से फॉर एग्जाम्पल 90,000 है, तो ये रेशो हो जाएगा 0.9। ये दोनों रेशो इस चीज के लिए बताए जाते हैं, अगर ये रेशो बढ़ता जा रहा है, कम होता जा रहा है और समझना, तो इसका मतलब ये है कि लोग एसआईपीस कम करते जा रहे हैं। प्लीज, ठीक है, ये दोनों रेशोज ट्रैक करते हैं कि इन्वेस्टर्स का मोमेंटम क्या है, उनका मूड क्या है। अगर आप देखोगे तो मई 25 में अभी लास्ट मंथ कंट्रीब्यूशन रेशो 94% था, है ना, जबकि कंट्रीब्यूशन रेशो बढ़ रहा है कंटिन्यूअसली, यानी जितने टोटल अकाउंट्स हैं उनका 94% लोग एसआईपी कर रहे हैं इस समय, विच इज वेरी गुड। और एक और डेटा अगर आप देखो तो स्टॉपेज रेशो ने यहां पर पीक कर दिया। अप्रैल 25 ने तोड़ के रख दिया था भाई, लोगों को घबरा गए थे, लोगों ने एसआईपीज रोक दी थी। हो सकता है वो स्टार्ट हो जाएंगी डेफिनेटली। जैसे आप देखो अगला स्टॉपेज रेशो 72% ही है, तो बहुत कम हो गया ये। इनफैक्ट पिछले 6 महीने का सबसे कम है। लोगों को समझ में आ गया ना कि नहीं यार, मार्केट तो वापस बढ़ जाता है। एंड हमें यही समझाना है, अरे अपन तो टीम, अपनी टीम तो इन्वेस्टर है ना यार, हम तो प्रोफेशनल्स हैं, हम तो इन्वेस्टर्स के लिए खेलेंगे ना। हिस्टोरिकली एसआईपी रेशो अगर आप देखोगे, स्टॉपेज रेशो तो 40-50% था। कोविड के दौरान भी वो 65% रीच हो गया था। बट सर ऐसा हुआ क्या कि यहां पर वो 350%, 352% हो गया। पता है क्या हुआ? सेबी ने ये बोला सेबी ने ये बोला कि आपके जितने भी अकाउंट डॉर्मेंट है, ये जो डेफिनेशन है ना, ये वाली टोटल एक्टिव एसआईपी फोलियोस, इसमें पहले पैसा पड़ा हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हो एक्टिव पोर्टफोलियो है। अब सेबी ने बोला जो डॉर्मेंट है ना, मतलब जो पुराना पैसा पड़ा है, 10 साल पहले का पैसा पड़ा है, कोई टच भी नहीं कर रहा है उसको। समझना, ऐसे जो पैसे पड़े हुए उन पोर्टफोलियोज को अलग कर दो, निकाल दो उनको बाहर इसके अकाउंट से। आप बस एक्टिव फोलियोज बताओ जिनमें रेगुलर बेसिस पे या पिछले 2 साल 3 साल में पैसा आया हो, 2 साल में पैसा आया हो। तो ऐसा करने से क्या हुआ पता है, जो डिनोमिनेटर था वो बहुत छोटा हो गया। एंड डिनोमिनेटर बहुत छोटा हुआ इसलिए आप देखोगे कि जनवरी से लेकर के अप्रैल तक ये रेशियोज थोड़े डिस्टॉर्ट दिखेंगे आपको। ठीक है, जनवरी से लेकर अप्रैल तक ये रेशियोज डिस्टॉर्ट दिखेंगे, क्योंकि सेबी ने इंस्ट्रक्शन ही करा था कि आप रिमूव करो डॉर्मेंट एसआईपी फोलियोज को अपने म्यूचुअल फंड रिकॉर्ड से, ये कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट करने के लिए। और इसका रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट दो जनवरी से अप्रैल तक। आई होप ये समझ में आ रहा होगा, नहीं समझ में आया तो रोक के जरा थोड़ा देखना, प्लीज अंडरस्टैंड। तो कंट्रीब्यूशन रेशियो जितना स्टेबल हो उतना बेहतर है मेरे लिए, है ना। इतने मतलब मेरे को ये सब चीजें नीचे, फिनेंशियलाइजेशन मतलब कैंपेन्स रन कर रहे हैं, क्रिकेटर हो या फैंस, हर एक के लिए म्यूचुअल फंड सही है। इस तरीके के कैंपेन से फाइनेंशियल अवेयरनेस बढ़ाई जा रही है सेविंग्स के लिए। डिजिटाइजेशन, ई केवाईसी जो अपन ने बोला, डायरेक्ट अभी 5 मिनट में कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, आप देखो कंटिन्यूसली डेटा बैक्ड है। मार्केट शेयर टॉप 5 डिस्काउंट ब्रोकर्स का कितना तेजी से बढ़ा है, समझ रहे हो आप। कैटेगरी वाइज एयूएम ब्रेकअप देखो तो डायरेक्ट का ब्रेकअप कितना तेजी से बढ़ा है, यहां पर 37 से 41% हुआ है डायरेक्ट के अंदर, है ना। सिकुड़ रहा है बिजनेस, लोग ऑटोमेटिकली अभी ये सब ग्रो, जीरोधा, अप स्टॉक्स पे इन्वेस्ट कर ही देते हैं अपने आप ही, दिमाग नहीं चलता, मतलब इतना तेजी वो जरूरत नहीं करने की। समझना, फिनेंशियलाइजेशन ऑफ सेविंग का मतलब हमने सेविंग करने के तरीके में परिवर्तन डाला है। अगर आप देखोगे तो फिजिकल सेविंग जो है वो ग्रे कलर में ऊपर, फिजिकल सेविंग मतलब गोल्ड, रियल स्टेट, और नीचे जो ब्लू में है वो क्या है, फाइनेंशियल सेविंग्स है, कि आपने इक्विटी में पैसा डाल दिया, इसमें पैसा डाल दिया, उसमें पैसा डाल दिया। अभी भी इसके अंदर स्कोप बहुत बाकी है। और हम जो सेविंग कर रहे हैं उसमें से भी अगर आप देखोगे तो बैंक बैंक में 46% पैसा रखा हुआ है भाई, आरबीआई का डेटा बोलता है। उसके बाद आदमी लाइफ इंश्योरेंस में पैसा डाल के रखता है, उसके बाद आदमी करेंसी में पैसा डाल के रखता है, उसके बाद आदमी म्यूचुअल फंड में पैसा डाल के रखता है। तो टोटल सेविंग का भी 8% ही म्यूचुअल फंड में लगा हुआ है। एक बार अलग तो जगने दो, फिर आप देखो। ठीक है, थोड़ी ट्रांसपेरेंसी आई रेगुलेशन के अंदर। क्या बोला म्यूचुअल फंड ने, बोला कि नहीं भाई, जो कुछ एक्सपेंसेस हैं जैसे डिस्ट्रीब्यूटर का कमीशन वगैरह, वो क्या करते थे पहले, वो यूनिट में एडजस्ट कर देते थे। बोले अब यूनिट में एडजस्ट नहीं करेंगे, आपके लॉस में शो होगा, आपके मार्जिन कम करूंगा मैं अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर को कमीशन दे रहे हो तो।
तो इसके बाद क्या वो ज्यादा प्रूडेंट हो गए कमीशन देने में, ठीक है। रैशनलाइजेशन करा 2017 में म्यूचुअल फंड्स का। मतलब क्या होता था कि यार नाम है म्यूचुअल फंड स्मॉल कैप और स्टॉक्स लेके बैठा है सारे लार्ज कैप के, इस तरीके के नाम हटा दिए। कैसे एग्रेसिव हाइब्रिड, समझना, इस तरीके के नाम हटा दिए। म्यूचुअल फंड को बोला कि आपको अगर हाइब्रिड लाना है तो एक ही तरीके का हाइब्रिड लाओ, स्मॉल कैप लाना है तो एक ही तरीके का स्मॉल कैप लाओ। ये फालतू के काम नहीं चलेंगे कि एग्रेसिव स्मॉल कैप, पीसफुल स्मॉल कैप, नॉट लाइक दिस, ठीक है। वो मीटर जो आपको दिखता है, वो वाला मीटर, रिस्क मीटर, वो भी इसी समय आया था 2017-18 में। हर म्यूचुअल फंड में स्कीम मैंडेटरी कर दिया था, ठीक है। फिर 2019 में सेबी ने कैप लगा दिया कि आप इससे ज्यादा एक्सपेंस रेशियो नहीं लगा सकते, समझना। तो जितनी भी परचेजेस है, ये सारी की सारी चीजें धीरे धीरे बदलती। 2024 के अंदर फाइनल क्या आया, 21 के अंदर क्या है कि जो भी परचेजेस आप कर रहे हो वो एनएवी के अंदर इंक्लूड होंगी। जब एनएवी को अमाउंट मिलेगा, मतलब यानी एसआईपी आने के पहले क्या मैं खरीद सकता हूं क्या? समझ रहे हो आप? नॉट, समझ रहे हो? उसको एनएवी के अंदर रिफ्लेक्ट नहीं करोगे आप। यूनिफॉर्मिटी आर्बिट्राज प्रिवेंशन के लिए 2024 के अंदर बोला कि नहीं, आप नई एसेट क्लास भी लेके आ जाओ, आप डेरिवेटिव में भी ट्रेडिंग कर दो। तो रेगुलेशन कितना सपोर्ट कर रहा है आपको, ये देखने वाली बात है। बॉटम लाइन है, जितनी ज्यादा ट्रांसपेरेंसी आएगी उतना ज्यादा लोगों का ट्रस्ट बिल्ड होगा। ये सारे रेशोज को देखते हुए मैंने आपके सामने भी फोरकास्टिंग बताई। सारे रेशोज को देखते हुए अगले 6 सालों में 20% के CAGR से ग्रो कर सकती है इंडस्ट्री। अगर ग्रो करती है तो हमें कैसा दिखेगा 2030? जो आज 53 लाख करोड़ रुपीस का AUM है, ये अगले 6 सालों में बढ़ के 154 लाख करोड़ का हो जाएगा, 3 गुना, समझना। और इसमें सिर्फ मैं SIP इंक्लूड कर रहा हूं, लमसम की तो बात ही नहीं करी अभी, ठीक है। टोटल म्यूचुअल फंड ये दिखेगा आपको यहाँ पर, ब्रेकअप भी, इक्विटी 3 गुना बढ़ जाएगा, डेट में थोड़ा सा इजाफा होगा, अदर AUMs थोड़े ज्यादा बढ़ेंगे, 3 गुना बढ़ जाएंगे जो अभी नए आएंगे अगले कुछ सालों में। की ट्रेंड्स क्या दिख रहे हैं? पैसिव फंड्स में भी पैसा आ रहा है, विच इज ऑल्सो अ गुड थिंग। मार्केट में तो पैसा लगा हुआ है और ये ग्लोबल ट्रेंड था जिसको इंडिया ने अडॉप्ट करा। क्या देख रहे हो आप सडनली इंडेक्स के अंदर? आप क्या देख रहे हो, यहां से दिखेगा ना, यहां से दिखेगा 1,44,000 से 9 लाख पे गया है इंडेक्स करोड़ में। AUM 9 लाख करोड़ रुपया लगा रखा है ना। 5-4 सालों के अंदर इंडेक्स फंड देखो आप कितना बड़ा है, 5 गुना से बड़ा, 17%। अब जाके फ्लैट हुआ है क्योंकि मार्केट फ्लैट हो गया है। ये भी बढ़ जाएगा, वापस बढ़ेगा, पैसिव इन्वेस्टिंग ज्यादा हो रही है। अच्छा, पैसिव फंड्स भी बहुत तेजी से, गोल्ड के अंदर गोल्ड ETF है, 2024 के अंदर 52 करोड़ का था, 5200 करोड़ का था, 5200 करोड़, एक ही साल के अंदर 3 गुना बढ़ गया गोल्ड ETF। देखो आप, लपक पड़ते हैं यार लोग। परसेंटेज ऑफ इक्विटी इन टोटल AUM इज ऑल्सो राइजिंग। यहां पर 2-2.5%, 4% होता था, 13% तक जा रहा है। सर ऐसा क्यों बोल रहे हो, इतना कम क्यों है? मतलब टोटल AUM का सिर्फ 13% ही इक्विटी में लगा हुआ? नहीं, हाँ, लेकिन वो जो टोटल AUM है उसमें मेजॉरिटी तो डेट में लगा के रखते हैं, जो कॉर्पोरेट्स होते हैं, जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं। रिस्क क्या है? रिस्क बस है कि कंपटीशन बहुत तेजी से आ रहा है। आप लैंडस्केप समझोगे ना, कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप, तो आपको समझ में आएगा। बजाज फिनसर्व उतर गया, एंजल वन, ग्रो, जीरोधा, तीनों उतर गए। जियो ब्लैक रॉक को अप्रूवल मिल गया, अभी लेटेस्ट एंट्री है। नावी ऑलरेडी स्केल कर रहा है अपने बिजनेस को, लो कॉस्ट म्यूचुअल फंड। समझ लो, अब इतना कॉम्पिटिटिव। अभी अभी रिसेंटली 2 बड़े फंड मैनेजर्स, ओल्ड ब्रिज कैपिटल मैनेजमेंट के केनेथ सर, ठीक है, और कैपिटल माइंड के दीपक शेनॉय सर, ठीक है, इन दोनों को आप देखोगे तो ये दोनों म्यूचुअल फंड बिजनेस में उतर गए, ठीक है। तो अब इतना कंपटीशन, फंड मैनेजर अपना म्यूचुअल फंड खोल रहा है, कोई बड़ी बात थोड़ा ना है। मार्केट बहुत बड़ा है और हर प्लेयर के लिए जगह है। ऐसा नहीं, कारण क्या है पता है? क्योंकि क्या, ग्रोथ अपॉर्चुनिटी, टाइम बड़ा हो रहा है ना आपका, टोटल एड्रेसेबल मार्केट। हाँ, ये जरूर है कि मार्जिन एक्सपेंशन के लिए आपको कम, मार्जिन फ्लैट हो जाएंगे, बट रेवेन्यू ग्रोथ तो आएगी। रेवेन्यू आएगी क्योंकि हर बार AUM बढ़ता रहेगा। अगर आप ऐसे ही एक
देखना चाहते हो तो $72 ट्रिलियन की जो एयूएम इंडस्ट्री है उसमें एसबीआई सबसे बड़ा स्टेक लेके बैठा हुआ है मार्केट कैप के हिसाब से 15%। एसबीआई फंड अपने को समझ भी नहीं आता ना एसबीआई। कारण क्या है पता है, मैं आपको बताऊं, मुझे अच्छे से याद है 2008-9 की बात है। मैं 500 रुपये डालना चाह रहा था और मैंने पापा को बोला कि एचडीएफसी के टॉप 200 में डालते हैं। पापा ने बोला नहीं नहीं, प्राइवेट बैंकों में सब फंड वंड में नहीं डालना। फंड मतलब वो वाला फंड समझ रहे थे, बीसी वाला, किटी वाला फंड जो हैंड्स उठाते हैं अपन। ठीक है, तो पापा ने फिर मेरे को दिमाग आया, बोला यार म्यूचुअल फंड तो म्यूचुअल फंड है, एसबीआई में डलवा देते हैं। पापा को बोला एसबीआई में, हाँ एसबीआई में डलवा दो। अब उनको समझ ही नहीं है ये चीज़ की कि एसबीआई का बैंक अलग है, तो प्राइवेट कंपनी है। अरे ये तो प्राइवेट कंपनी है मेरे भाई, लेकिन वो सिर्फ ब्रांड वैल्यू पे जाते हैं। यही कारण है। कॉर्पोरेट्स, बड़े कॉर्पोरेट्स, गवर्नमेंट्स के पैसे सब एसबीआई फंड्स में लगे होते हैं, समझना। इस समय देश में जून 2025 तक 51 एएमसीज रजिस्टर्ड है। जो टॉप 5 प्लेयर्स हैं उनके पास 50% मार्केट शेयर, जो टॉप 10 प्लेयर्स हैं उनके पास 75% मार्केट शेयर है। परीतो प्रिंसिपल आ रहा है ना, टॉप 80% रिजल्ट 20% एफर्ट में। अब अगर मार्केट शेयर लेके आना है, बढ़ाना है किसी को भी, तो क्या करना पड़ेगा? वही मैंने जो बताया आपको, स्कीम लगानी पड़ेगी बूफे की। आपको बूफे की स्कीम लगानी पड़ेगी इन ऑर्डर टू गेन मार्केट शेयर, समझना। जैसे पराग पारेख म्यूचुअल फंड देखो, 10 साल में क्या 200 गुना बढ़ा है? क्या 200 गुना यूएम बढ़ाया है 10 साल में? 2014 में 500 करोड़ का बिजनेस था, 2025 में 1 लाख करोड़ का बिजनेस है ना। आप इस कंपनी के अंदर एयूएम, और एयूएम क्या है, नई एयूएम में दोनों चीज होती है, नया इनफ्लो तो है ही, साथ में क्या जो इक्विटी रिजल्ट, मतलब आपका जो कैपिटल अप्रिसिएशन हो रहा है वो भी है क्या? वो भी है। तो एयूएम जितना ज्यादा उतना बेहतर, क्योंकि मेरा रेवेन्यू डायरेक्टली उससे टाई अप है। एयूएम का मिक्स हाई फी फंड जो इक्विटी फंड है वो ज्यादा रहे तो बेहतर है। एसआईपी की बुक, एसआईपी का फ्लोज जितना स्टेबल हो उतना बेहतर। मार्केट शेयर पॉजिटिव इंडिकेटर है अगर आपका बढ़ रहा है तो, कि लोग आप पे ज्यादा ट्रस्ट कर रहे हैं। तो अगर आप इसको एक समराइज करते हो, है ना, और आगे बढ़ते हो, तो डिजिटल स्ट्रेंथ बढ़ रही है, डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ रहा है, सब लोग एप्स के थ्रू लगा रहे हैं। मैं गया हूं भाई फॉर्म भरे म्यूचुअल फंड में एसआईपी लगाने के लिए, मजाक थोड़ा ना कर रहा हूं। रेवेन्यू यील्ड मतलब रेवेन्यू बाय टोटल एयूएम, वो जितनी ज्यादा उतना बेहतर है। अगर मेरा मान लो इस समय, तो ये तो वही हो गया ना, एक्सपेंस रेशियो की तो बात हो गई, उल्टा ही हो गया बिल्कुल। अरे यार, जो आपके लिए, जो उसके लिए एक्सपेंस है वो आपके लिए रेवेन्यू ही तो है, और क्या। बस बोलने का तरीका अलग है, बहुत पास पास मिलेंगे आपको ये दोनों रेशियोज। एएमसीज के अंदर एक अलग बात क्या है पता है, असेट लाइट बिजनेस है, सर्विस मॉडल है ना। मेरे पास अगर लाइसेंस है तो मैं 50,000 रुपए के ऑफिस में 20 लोगों को बिठा के एक असेट मैनेजमेंट कंपनी शुरू कर सकता हूं। और कैश रिच बिजनेस इसलिए कि पहले पटिए पे पैसा आता है, तो ऑटोमेटिकली सारे के सारे रिटर्न रेशियोज बहुत हाई हो जाते हैं। आपकी फिक्स्ड कॉस्ट लिमिटेड है, वेरिएबल कॉस्ट बहुत कम है, तो मार्जिन तो ऑटोमेटिकली ऊपर जाएंगे। हाँ, रिस्क बस इतना है कि जब मार्केट में डाउन साइकिल आती है, तब क्या ये सब कॉस्ट मेरे लिए भारी पड़ने लग जाती है, क्योंकि एसआईपी स्टॉपेज होते हैं ना। मेजर प्लेयर अगर लिस्टेड स्पेस में इस समय आप देखोगे, तो एचडीएफसी, आदित्य बिरला कैपिटल, यूटीआई और निप्पॉन, एक बार एक एक करके समझ लेते हैं। एचडीएफसी में देखोगे तो इक्विटी के अंदर सबसे बड़ा प्लेयर है, सबसे बड़ा मार्केट शेयर है इक्विटी में इसके पास इस समय। ठीक है, मेजॉरिटी रेवेन्यू म्यूचुअल फंड से आता है, पीएमएस और एआईएफ से बहुत कम आ रहा है। निपॉन में देखो, निपॉन इंडिया वन ऑफ द ओल्डेस्ट म्यूचुअल फंड्स, फोर्थ लार्जेस्ट है। ठीक है, क्वार्टरली एवरेज एयूएम के हिसाब से तो फोर्थ लार्जेस्ट है। ईटीएफ्स के अंदर 20% मार्केट शेयर है। कारण क्या है? ईटीएफ बहुत पॉपुलर है इसके, गोल्ड 20, निफ्टी 20, लिक्विड 20, ये सारे 20 वाले जितने भी हैं वो सब निपॉन लाइफ के। ठीक है, ईटीएफ्स लो कॉस्ट भी होते हैं अगेन, तो वो बात भी है, तो इसका मार्जिन भी हिट होता होगा। जितने ज्यादा इसको वॉल्यूम में खेलना है, वैसी चीज है। और क्या होता है ना, निपॉन जो है वो नेटवर्क इफेक्ट से खेल जाएगा। जैसे मैं ही बोलता हूँ, अभी क्या होता है, अगर डीमैट के अंदर पैसा आप कैश में रखते हो तो हर क्वार्टर के एंड पे सेटलमेंट हो जाता है, वो पैसा वापस सेविंग अकाउंट में आ जाता है और वो खर्च हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा आपको। तो मैं क्या करता हूँ, मेरे पास अगर कैश है तो मैं उसको लिक्विड 20 में डाल देता हूँ। लिक्विड 20 में क्या होगा, वो जितनी वैल्यू पे मैंने डाला है उतनी वैल्यू ही मिलेगी मेरे को वापस, बट ये कैश सेटल नहीं होगा बार बार, वो दिक्कत नहीं। ठीक है, आदित्य बिरला सन लाइफ वन ऑफ द टॉप 10 प्लेयर्स है, डेट फंड के अंदर अच्छा शेयर है, ओवरऑल लार्जेस्ट शेयर है।
ठीक है। यूटीआई थोड़ा स्ट्रगल कर रहा है इस टाइम पर, उसका मार्केट शेयर डिक्लाइन हुआ है, बट सिंस सेक्टर में टेल विंड है उसके बावजूद भी कंपनी पिकअप नहीं कर पा रही है। सरकारी टाइप की कंपनी है, चल रही है, ठीक है, सरकारी कंपनी है, चल रही है। आप देखो मार्केट शेयर पहले 10% था, वो गिर के 4% पे रह गया, राइट। नाउ द आइडिया इज, और लेटेस्ट रिजल्ट्स की भी अगर आप अपडेट देखते हो तो एवरीथिंग इज ऑन ट्रैक। जो अभी एक क्वार्टरली रिजल्ट्स आए, ठीक है, एवरीथिंग इज ऑन ट्रैक। कुछ और मेट्रिक जो आप ट्रैक कर सकते हो, पैट यील्ड, कोर पैट यील्ड, कोर पैट यील्ड मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में एयूएम लगा दिया आपने, एवरेज एयूएम लगा दिया। एएमसीज जिनके ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स बहुत अच्छे हैं, वो तो सर सारी एएमसीज के अच्छे नहीं, ऐसा नहीं होता। क्या आपको अगर समझना एएमसी में इंडिविजुअल कंपनी पिक करनी है तो क्या आपको उसकी आइडियोलॉजी समझनी पड़ेगी। फंड कहीं चूना लगा तो नहीं लगा रहा है कंपनी शेयर होल्डर्स को, ठीक है, यूनिट होल्डर्स को। क्या आपको ये समझना पड़ेगा कि कंपनी की आइडियोलॉजी क्या है, कंपनी का मार्केटिंग पोजीशनिंग कैसी है ना, कंपनी की रेगुलेटरी कोई गवर्नेंस के कुछ इश्यूज तो नहीं रहे। इसके बारे में वैसे अपन ने डिटेल में कवर किया अपने म्यूचुअल फंड एनालिसिस सीरीज में। लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस क्या है, ये सारी बिजनेसेस जिन म्यूचुअल फंड्स की ये चीज़ें अच्छी मिलती हैं ओवरऑल बेसिस पे, वो एएमसी अच्छी है, वो हायर प्रीमियम कमांड करेगी। ये सदन बढ़ने वाला बिजनेस है भाई, सतत बढ़ने वाला बिजनेस है, कंटिन्यूअसली बढ़ता ही रहेगा, बढ़ता ही रहेगा, बढ़ता ही रहेगा, बढ़ता ही रहेगा। समझ लो, कभी नहीं रुकना है। तो अगर आप लोगों को ये समझ में आया हो, अच्छा लगा हो, तो कमेंट करके बताना। छोटा सा बिजनेस था, छोटा सा सेक्टर था, ज़्यादा इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन है नहीं। आप अगर चाहो तो इसके कुछ कॉन कॉल्स पढ़ो जाके, आप कॉन कॉल पढ़ो और मुझे बताओ कमेंट में कैसे आ रहे हैं कॉन कॉल, ठीक है। तब तक के लिए मैं आपसे मिलता हूँ अगले हफ्ते, तब तक दिस इज पार्थ वर्मा साइनिंग ऑफ, बाय बाय।